हेलो, हेलो, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं जानता हूँ आपका लॉ का पेपर और अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया है और मैं ये भी मानता हूँ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट ऐसे भी कई बच्चे होंगे जिनका शायद अकाउंट्स का पेपर या लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया होगा। उनसे मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, बेटा जो हो गया, उसको अब जाने दो। अब पूरा फ़ोकस आप अपने टैक्स के पेपर पे करो। क्यों? आज मैं जो सीए बना हूँ ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न टैक्स का पेपर है। आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? फाइनल में भी मेरे टैक्स में अच्छे मार्क्स थे, इसलिए मेरे एग्रीगेट मेरा बन गया था। और जो मेरे आई थिंक 4th अटेम्प्ट में मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ था, उसका रीज़न था टैक्स। क्योंकि मेरे जो फर्स्ट 3 पेपर थे ना, हमारे टाइम पे 4 पेपर होते हैं, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट एंड टैक्स का पेपर। तो मेरे 3 सब्जेक्ट में मिला के 145 मार्क्स या 140 मार्क्स बने थे, मुझे याद है। तो मुझे यार उस टाइम हमारे टैक्स में 2 दिन की छुट्टी भी थी। तो जैन किसकी बात है, आज से 5 साल पहले की बात है। तो मुझे लगा यार टैक्स का पेपर अच्छा नहीं जाएगा तो मैं सीए नहीं बन पाऊँगा, या मुझे सीए छोड़नी पड़ेगी, या मुझे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के बाद लीव करके कुछ और करना पड़ेगा। और उस टाइम मैं आई थिंक 20-21 साल का 21 साल का था, तो आई थिंक मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार नहीं बन पाया तो क्या होगा? कैसे होगा? किस तरह से होगा? तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट मैंने अपना टैक्स का पेपर बहुत अच्छे से दिया और वहाँ से ग्रुप 1 क्लियर हुआ, उसके बाद ग्रुप 2 क्लियर हुआ, उसके बाद सीएस के एग्ज़ाम्स भी दिए, वो भी क्वालीफाई हो गए। एट द एंड फाइनल भी क्लियर हो गया और मैं आज फिर सीए बन गया। तो प्लीज़ अपनी होप मत छोड़ो। जिनका अच्छा गया उनसे बस एक चीज़ बोलूँगा कि ज़्यादा खुश मत हो सकता है टैक्स का पेपर टफ़ आए और इतना टफ़ है कि आपकी जो मेहनत थी वो बेकार चली जाए। और जो बच्चे पेपर जिनका अच्छा नहीं गया उनसे कहूँगा यार प्लीज़ हार मत मानो। क्योंकि मान लो अगर पेपर आसान आ गया, तो फिर ये ना लगे यार काश चलो अकाउंट्स लोगों का खराब गया, कोई बात नहीं, टैक्स में एग्ज़ाम्स आ सकती थी। तो प्लीज़ मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे आपका अच्छा पेपर गया हो, खराब पेपर गया हो, आप अपने पूरा फ़ोकस टैक्स के पेपर में लगा देंगे। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं लॉ के पेपर के रिव्यू की। तो 2 मिनट में रिव्यू बता दूँ। जितने बच्चों ने मुझे रिव्यू भेजे, मैसेज भेजे हैं, सबने बोला भैया पेपर लेंथी नहीं था, अकाउंट्स के पेपर की तरह पहली चीज़, दूसरा पेपर ईज़ी था। हाँ, कुछ बच्चों को टफ़ भी लग सकता है, एवरेज भी लग सकता है, पर यहाँ पे मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया। तो हो सकता है आपके लिए पेपर टफ़ लगा हो या आपके पेपर एवरेज लगा हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एग्ज़ाम हॉल में जो भी आप पेपर देते हो, चाहे फाउंडेशन का हो, चाहे इंटर का हो, फाइनल का हो, चाहे सीएस का हो, चाहे सीमा का हो, टफ़ होता है। आप पे डिपेंड करता है कि वो आपको ईज़ी लग रहा है, टफ़ लग रहा है। तो और ऊपर से मेजॉरिटी बच्चों ने बोला है कि एवरेज पेपर था या ईज़ी पेपर था, तो मैं वही बता रहा हूँ। मेरे लिए अब आपकी फैकल्टी पे क्या डिपेंड करता है वो मैटर नहीं करता। आपको क्या लग रहा है वो मैटर करता है, ठीक है? तो पेपर ऐसे ओवरऑल पूछोगे, एवरेज या ईज़ी कैटेगरी में पेपर डाल सकते हैं, लेंथी पेपर नहीं था, ठीक है? अब बोलोगे भैया आपके लिस्ट से था या नहीं था, ये चीज़ मैं बता दूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, कुछ क्वेश्चन तो यार मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फ्री वाली लिस्ट थी। पेड वाली लिस्ट से पूरा पेपर था, फ्री वाली लिस्ट टेलीग्राम पे है ही, ठीक है? आप जाके वहाँ से मैच कर लो। मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन मैच करवा दे बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो था ना आपका, वो सेक्शन 8 जो था आपका चैरिटेबल ट्रस्ट वाला, वो क्वेश्चन सेम था। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सेक्शन 131 और वीआरएस वाला, वो बिल्कुल सेम था। फिर जो फीमा का क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए स्वेट इक्विटी सेक्शन 54, वो आप फ्री लिस्ट से मैच कर लेना। आईएएस का जो थर्ड का भी था वो था आपका आई थिंक रीजनेबल या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से था, वो देख लेना आप। और क्वेश्चन नंबर 5 का डिविजन वाला जो आईपीएफ वाला था वो मैच कर गया। गुड फेथ और एंड पर्सन जो डेफिनेशन है जनरल क्लॉज से वो मैच कर गया। मतलब ये जो 4-5 क्वेश्चन थे, और एलएलपी का सेक्शन 58, आपका जो केस सिनेरियो फर्स्ट है वो सीएसआर वाला, वो क्वेश्चन मैच कर गया। तो आप देखोगे फ्री वाली लिस्ट से भी ना 100 में से 75 मार्क्स का मैच कर गया। 100 में से 75 का फ्री वाली लिस्ट से भी मैच कर गया है। अब पेड वाली से तो पूरा पेपर हमारी लिस्ट से था, ठीक है? अब पेड वाली लिस्ट में इस बार पब्लिक नहीं कर रहा हूँ कि आप जब लिस्ट पब्लिक कर दो ना, फिर दोबारा से लिस्ट बनाओ, फिर दोबारा से नए क्वेश्चन वो ढूंढो, फिर टाइपिंग करो, मेरा बहुत टाइम वेस्ट जाता है। तो मैंने कहा चलो यार इस बार नहीं देते हैं। हाँ, इस बार कुछ चीज़ें फ्री में देंगे तो उससे बच्चों को विश्वास हो जाएगा। अगर फ्री वाली लिस्ट से अगर भैया का 50-60 मार्क्स का भी मैच कर रहा है, तो यार पेड वाली लिस्ट से तो 100% मैच करेगा ही करेगा। तो पेड वाली लिस्ट से भी मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 मैच का मैच हुआ है। फ्री वाली लिस्ट आप देखोगे तो 70 मोर देन 70 मार्क्स का मैच हुआ है। फ्री वाली लिस्ट टेलीग्राम के पीडीएफ सेक्शन में जाकर आप देख लेना। आप इस वीडियो से पहले क्या एक बार चेक करें, आपको लगे हाँ भैया सही कह रहे थे। सारे को देखो, अब कुछ फीमा, जैसे किसी बच्चे ने कहा भैया फीमा मैच नहीं किया, तो मैंने कहा 100% मार्क्स फ्री वाले से तो मैच नहीं करेगा ना, फीमा मैच नहीं करता है किसी बच्चे ने कहा। बाकी जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हमारी लिस्ट से था। एक बार जाके आप खुद देख सकते हो, ठीक है? ये हो गया आपके लॉ के पेपर के रिव्यू के बाद। अब आते हैं आपके डीटी के 1.5 एग्जाम डे की स्टडी पे। सबसे पहले मैं अपना कैमरा इधर कर दूँ, हाँ। सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर फॉर्मेट की प्रेडिक्शन पे कि भैया कल का पेपर जो आपका टैक्स का पेपर है उसका पेपर फॉर्मेट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता ही होगा, आपका मिक्स क्वेश्चन होगा, इसमें पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर्स और सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होगा आपका रेजिडेंस स्टेटस से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो होगा आपका वो टीडीएस और टीसीएस से मैच करेगा। टीडीएस से या टीसीएस से या सेट ऑफ से भी आ सकता है, या एडवांस टैक्स लायबिलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, या थर्ड का बी और थर्ड का ए वो होगा आपके हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, मतलब बोले तो आपके हेड्स ऑफ इनकम से क्वेश्चन होगा। फोर्थ का ए जो होगा वो आपका होता है या तो अदर सोर्स से हो, नहीं तो हाई चांस है आपके क्लबिंग से आ सकता है, नहीं तो सेट ऑफ से क्वेश्चन सकता है। फोर्थ का भी ऑलमोस्ट फिक्स है आपका रिटन चैप्टर से। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज बता दो, हो सकता है आप बोलोगे भैया आपने ये पेपर फॉर्मेट दिया, हो सकता है आईसीआई क्या करे, यहाँ पे रेजिडेंस स्टेटस ना पूछ के यहाँ पर सैलरी का क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पे टीडीएस का रहने दे, यहाँ प्रॉपर्टी का पूछ ले, यहाँ पे रेजिडेंस स्टेटस का पूछ ले, यहाँ पे अदर सोर्स का रिटर्न दे दे, ये भी हो सकता है। बट ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको मैं लास्ट 6 अटेम्प्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या था जैन 25 में, जैन 25 में क्या होता जो आपका रेजिडेंस स्टेटस है ना, सॉरी हाँ, मतलब आई थिंक रेजिडेंस स्टेटस से क्वेश्चन नहीं,
आई थिंक हाँ, जैन 25 में क्या होता है कि रेजिडेंस स्टेटस से क्वेश्चन नहीं आया था। ये जो क्वेश्चन ये आपके एमसीक्यू में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में रेजिडेंस स्टेटस से क्वेश्चन नहीं आया था। तो मुझे किसी बच्चे ने टोक दिया था कि भैया देखो नहीं हुआ, या मैंने कहा यार 70% मैच करेगा, 30% तो आईसीए के पास इतना लायबिलिटी तो है ना कि चेंज कर सकता है। आपके पास फॉर एग्जांपल लास्ट 2 अटेम्प्ट के लॉ का पेपर देख लो, लास्ट अटेम्प्ट टैक्स का पेपर देख लो, इस अटेम्प्ट के फाइनल में आप एफएम का पेपर देख लो। जब उसको चेंज करना होगा तो ऑटो द बॉक्स कर सकता है भाई, तुम कुछ नहीं बोल सकते। बट अब ये जो मैंने पेपर प्रेडिक्शन बताया, ये जो फॉर्मेट प्रेडिक्शन बताया, ये एवरेज पेपर के लिए है। अगर पेपर एवरेज आएगा या इजी आएगा या जैसा ऐसा पूछता है उस तरह से, अगर उसको चेंज करना हो कुछ भी कर सकता है। कोई हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में इस क्वेश्चन डाल दे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सैलरी डाल दे, क्वेश्चन नंबर 3 में कैपिटल गेन डाल दे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका अदर सोर्स का डाल दे, और इसमें सब आपसे रिटर्न रेडियस इनसे क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। बट ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब मान के चलो 70% पेपर आपका इसी तरह से देखने को मिलेगा एमसीक्यू में। और इसमें क्या है, अगर आप अदर देन हेड्स वाले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, मतलब रिटर्न, टीडीएस, सेट ऑफ, क्लबिंग, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का ए भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब और पहले क्वेश्चन में अगर आपने सारे क्वेश्चन लिख, मतलब जो जो आपको स्टेप्स आते हैं वो लिख दिए, तो 35 में से 27 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्यों? 10 मार्क्स यहाँ के, 10 मार्क्स यहाँ पे, और मैं 7 मार्क्स मान के चल रहा हूँ इसमें, तो 35 में से 27 मार्क्स बिना कैपिटल गेन, बिना पीजीबीबी, बिना सैलरी, ये 3 मेन चैप्टर्स ही है जो आपको डिफिकल्ट करते हैं। इन बिना 3 चैप्टर्स के भी आप 35 में से 27 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अच्छे से लिख के आ सकते हैं। सेम एमसीक्यू के लिए भी, एमसीक्यू के लिए मान के चलो 8 से 12 मार्क्स आउट ऑफ 15 मार्क्स आप अदर देन चैप्टर से मान के चल सकते हो। ठीक है, ये था पेपर फॉर्मेट प्रेडिक्शन। अब आता है चैप्टर वाइज वेटेज। तो देखो नॉन हेड वेज चैप्टर्स बोले तो आपका रिटर्न, आपका रेजन स्टेटस या चैप्टर नंबर 1, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेट ऑफ, रिटर्न, क्लबिंग, डिडक्शन, इन चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप पेपर फॉर्मेट प्रेडिक्शन देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए और 2 का बी, आपका रेजन स्टेटस, टीडीएस, टीसीएस से क्वेश्चन आएगा या एडवांस टैक्स लाइब्रेरी से क्वेश्चन आता है। अगर इनसे भी नहीं आता तो किसी नॉन हेड वेज चैप्टर से, चाहे वो डिडक्शन हो, चाहे आपका रिटर्न हो, चाहे सेट ऑफ हो, क्लबिंग हो, उससे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 2 का ए और 2 का बी। सेम क्वेश्चन नंबर 4 का ए और 4 का बी भी आप मान के चलो नॉन हेड बाय चैप्टर से होगा, लेकिन उसमें हाई प्रायोरिटी पे क्या है, सेट ऑफ से या रिटर्न चैप्टर से क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्लबिंग या डिडक्शन से भी क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो अगर उसको थोड़ा खेलना होगा तो वो अदर सोर्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में मान के लो 15 में से 7 से 10 मार्क्स का मान के चलो नॉन हेड बेस्ड चैप्टर से होता है। नॉन हेड बेस्ड चैप्टर बोले तो ये वाले चैप्टर से आएगा। तो अगर किसी बच्चे को पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी उस लेवल का नहीं आता या बिल्कुल भी नहीं आता, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। बस दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, अगर आपको स्टेटस, टीडीएस, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, रिटर्न चैप्टर्स आता है बेटा, 50 में से 25 टू 30, मतलब 25 से 30 मार्क्स का एवरेज पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। क्या बताया, 25 से 30 मार्क्स का अदर देन हेड चैप्टर अच्छे से आते हैं। हेड चैप्टर में सैलरी, पीजीबी करके अदर उसको छोड़ के अगर बाकी चैप्टर अच्छे से कर ले तो 50 में से 25 टू 30 मार्क्स एवरेज पेपर आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। इवन डिस्क्रिप्टिव पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो अगर आप सिर्फ मान के चलो, आप सिर्फ अदर देन हेड चैप्टर से करके जाते तो मई 24 में 20 मार्क्स का, सितंबर 24 में 27 मार्क्स का इंक्लूडिंग एमसीक्यू, जैन 25 में 25 मार्क्स का, मई 25 में 25 मार्क्स का, सितंबर 25 में 29 मार्क्स और लास्ट अटेम्प्ट में आप जो है 26 मार्क्स। अगर इसमें अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी भी इंक्लूड कर दूं, चैप्टर आसान है। वो चैप्टर आसान, आप भी मानते हो भैया पीजीबी कैपिटल चलिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी में कर सकता हूँ, और उसमें मैंने सिर्फ एमसीक्यू का पार्ट ही लिखा है। तो मई 25 में एमसीक्यू था नहीं, इसलिए 35 में से 20 मार्क्स, सितंबर 25 में 50 में से 35 मार्क्स 35 मार्क्स, जैन 25 में 50 में से 31 मार्क्स, मई 25 में 27 मार्क्स, सितंबर 25 में 35 मार्क्स और लास्ट अटेम्प्ट जो आ गया 30 मार्क्स। मतलब अगर मैं सिर्फ नॉन हेड बेस्ड चैप्टर करके जाऊँ, मई 25 में 35 में से 20 मार्क्स, सितंबर 25 में 27 मार्क्स, जैन 25 में 25 मार्क्स, मई 25 में 25 मार्क्स, सितंबर 25 में 29 मार्क्स और जैन 25 में 26 मार्क्स। और अगर इसमें मैं अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी का एमसीक्यू इंक्लूड कर दूं, क्या वो चैप्टर बेसिस करके जाते हो तो 35, 31, 27, 35, 30 मार्क्स। मतलब एवरेज नॉन हेड बेस्ड चैप्टर से 25 मार्क्स का, और अगर हेड उसमें हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स को भी इंक्लूड कर देता हूँ तो 35 टू 40 मार्क्स का आपका आराम से हो जाएगा। और अगर उसमें आप क्वेश्चन नंबर में हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्स का और डिडक्शन का, रिटर्न का, इनका भी पार्ट स्टेप मार्किंग कर देते हो तो आप एवरेज मिनिमम 35 मार्क्स का तो अच्छे से कर जाओगे। तो इस वीडियो को एक एक रक्स बताऊं कि मुझे नॉन हेड बेस्ड चैप्टर अच्छे से करने हैं, मुझे नॉन हेड बेस्ड चैप्टर अच्छे से करने हैं। उसके बाद हेड बेस में हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों अच्छे से करने, इतना कर लोगे 35 मार्क्स आप आराम से एवरेज कर सकते हो। अब कई बच्चे भैया मुझे सैलरी आता है या पीजीबी भी आता है, कैबिन आता है, उस लेवल का नहीं आता, आधा अधूरा आता है या थोड़ा बहुत ही आता है, तो कर ले। क्या पता जो तू सैलरी का क्वेश्चन पढ़ के जा रहा है या सैलरी का जो पार्ट पढ़ के जा रहा है वो एमसीक्यू में आ जाए या क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए, तो उससे क्या होगा, वो जो पार्ट आता है ना वो आप कर लोगे। अब जो नहीं आता सैलरी में, पीजीबी में, कैबिन में, तो नहीं कर सकता, पर जो तुझे आता है एटलीस्ट उसको ऊपर से रिवाइज कर ले। क्या पता वो पॉइंट तेरे क्वेश्चन नंबर 1 में फिट बैठ जाए, वहां तुझे 1 मार्क्स टाइम मार्किंग में मिल जाए और वो 1 मार्क्स की वजह से तेरा ग्रुप 4 निकल जाए। तो अगर आता है तो कर ले, नहीं आता तो बेटा नॉन हेड बेस्ड चैप्टर्स अदर सोर्स हाउस इतना कर लेगा 35 मार्क्स का, तो एवरेज पेपर अच्छे से लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब आता है आपकी 15 डेज एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या है। वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था भाई, प्लीज आप अकाउंट्स लॉ पे फोकस रहने दो, जो हो गया अच्छा हो गया, खराब हो गया, जैसा गया आप रहने दो, प्लीज अब टैक्स के पेपर पर फोकस करो। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी देखो, अब जो लास्ट लॉ की वीडियो उसमें आप देखना बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, हाँ भाई आप सही कहते हैं, मैराथन देख के कोई फायदा नहीं,
कोई भी लाइव मैराथन देखने मत बैठ जाना प्लीज़ भाई प्लीज़। लॉ के पेपर में रिक्वेस्ट करती इस पेपर में रिक्वेस्ट करना प्लीज़ मत देख के जाना, कोई फ़ायदा नहीं। फैकल्टी क्वेश्चन आती है, आप आधा घंटा देखते हो, आधा घंटा तो आप देख लोगे, उसके बाद आप फ़ोन चलाओगे या उतना टाइम वेस्ट करोगे, उतना टाइम नहीं है आपके पास। आपको डीटीपी रिवाइज़ करना है, जीएसटी भी रिवाइज़ करना है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ लाइव मैराथन में देखना। हाँ, अगर आपने पहले कोई मैराथन देखी थी या रिवीजन वीडियो देखी थी, वो देख लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं, क्योंकि वो चीज़ आप देख चुके हो, उसको आप 2 की स्पीड में देख सकते हो। प्लीज़ बट लाइव मैराथन या कोई न्यू मैराथन या कोई न्यू वीडियो मत देखना, टाइम वेस्ट होता है। और मैं आपको यहाँ पे कमाल की चीज़ भी बता देता हूँ, क्यों नहीं देखना चाहिए। लेट्स सपोज़ आपने किसी भी बड़ी फैकल्टी की वीडियो देखी, उसमें मान लो 50,000 व्यूज़ आ गए या 30,000 व्यूज़ आ गए। आपको क्या लगता है 30,000 बच्चे जो व्यूज़ आए, क्या वो 30,000 बच्चे पास हो जाएँगे? नहीं यार, इतने तो टोटल इंटरमीडिएट में बच्चे पास नहीं होते या फाइनल में बच्चे पास नहीं होते। और उसमें कमेंट में क्या आता है? हाँ भैया, मज़ा आ गया सर, हम तो पास हो जाएँगे। आप उन कमेंट करके ना रिजल्ट के बाद पूछना, भाई तू पास हो गया? पहली बात तो रिप्लाई नहीं करेगा, गलती से कभी कर दिया तो 90% कि मेरा फेल हो गया। और इसमें एक और कमाल की चीज़ बताता हूँ, इसमें हम सब फैकल्टी स्कैम करते हैं, बच्चों को लूटते हैं और मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। कल को आप इस फील्ड में होगे, आप भी करोगे, पैसे के लिए सब करते हैं। अगर 30,000 व्यूज़ आ रहे हैं ना बेटा, ठीक है, 30,000 व्यूज़ हो गए और आपको भी पता है 30,000 में से कितना भी बिलियन बचाओ, कितना भी अच्छा बचाओ, 27,000 बच्चा तो फेल होना ही होना है, आपको भी पता है, ये तो सच है। उस 27,000 में से मान लो कि 2700 बच्चों ने भी उस फैकल्टी की दोबारा क्लासेस देख ली, मतलब दोबारा क्लासेस परचेज़ कर ली, चाहे वो नोट्स हो, चाहे उसकी फास्ट ट्रैक बैच हो, जो आपकी फैकल्टी कहते हैं ना, ये तो टीचर बहुत अच्छा है, 10 घंटे मैराथन डालता है, वो आपको चूतिया बना रहा है। खुल के बोल रहा हूँ। क्यों? 30,000 बच्चे ने देखी, 27,000 बच्चा फेल हो गया, 3,000 बच्चे पास हो गए, वो तो पास हो तो आगे बढ़ गए। तो 27,000 बच्चा सोचेगा यार ये टीचर कितना अच्छा है, हमारे बारे में कितना सोचता है। अब 27,000 बच्चे में से सब क्लास तो ले नहीं पाएँगे दोबारा से, अफोर्ड तो कर नहीं पाएँगे, पर 27,000 बच्चे में से 2700 बच्चों ने भी क्लास ले ली। मल्टीप्लाई बाय अगर वो क्लास की एवरेज फीस में 5,000 जोड़ दूँ, तो भाई तू जोड़ ले 1, 2, 3, 4, 5 इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हमारे 27 कितना होगा 35 लाख रुपए लगभग आपके 35-40 लाख कितने हो जाएँगे? जोड़ के बता देता हूँ 2700 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड और आप खुद सोच के देखना। 2700 मल्टीप्लाई बाई 30 मैं 5,000 फीस जोड़ रहा हूँ। लगभग इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 35 लाख रुपए। 2700 को आप 2700 को अब 2700 को मैं 207,000 को सिर्फ 3500 से मल्टीप्लाई कर दो। इवन आप चलो आप 3,000 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो भी 81 लाख रुपीज़ 81 लाख रुपीज़ बन जाएँगे उसके, उस फैकल्टी के। तो आपको क्या लगता है? इवन मैं भी, अगर मैं आपको फ्री लिस्ट देता तो आपको क्या लगता है? मैं आपका कोई उपकार कर रहा हूँ? नहीं बेटा। 500 बच्चे लिस्ट लेंगे, फ्री लिस्ट लेंगे, 500 में से मुझे पता है 500 लेंगे, 100 पास हो जाएँगे, उन 100 का रिव्यू दिखा के देखो फ्री लिस्ट से पास हो गया, 400 बच्चे फेल हो गए। 400 में से अगर बच्चे ने मतलब 100 बच्चों ने भी लिस्ट ले लिया और 100 को मैं अगर मैं 1000 मतलब मेरी फीस अगर मतलब 3,000 का एवरेज ले लूँ, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 सॉरी 100 तो लगभग मेरे कितने हो जाएँगे 3 लाख की 3 लाख की मेरी अर्निंग हो गई। तो तुम्हें क्या लगता है मैं या कोई टीचर आपके उपकार करता? नहीं बेटा। और ये बहुत सच्चाई वाली बात है और ये आपको अब थोड़ा 10-12 के स्टैंडर्ड वाले जो शोभित भैया, ये भैया, वो भैया, नीट, अक्षित सिंह ये सब ऐसे ही करते हैं। तो प्लीज़ भाई मैराथन मत देखो। अपने जो नोट्स है उससे रिवीजन करो, वही आपको फ़ायदा देगा। बाकी आपको मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। ये मार्केट है, सब यहाँ पे अपना खेल खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ, आप भी खेलोगे। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। मैं भुगत चुका हूँ, मैं नहीं चाहता आप भुगतो। भैया फिर भैया आपने सच्चाई क्यों बताई? मेरे अंदर कुछ चुल रहा है, सच्चाई बताने की इसलिए बता रहा हूँ, वरना हर कोई फैकल्टी नहीं बताता, ठीक है? ठीक है, अब आता है रिवीजन सीक्वेंस के लिए भैया रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले नॉन हेड बैच चैप्टर्स करेंगे, आराम से करेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी, अदर्स सोर्स करेंगे, ये कर लेंगे, 35 मार्क्स हम अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद सैलरी, पीजीपी, कैपिटल जितना आता है कर लेंगे, नहीं आता तो अब हो भी नहीं सकता, ठीक है? फोकस एरिया क्या है भैया वही सी में नॉन हेड बैच चैप्टर्स, हाउस प्रॉपर्टी, अदर्स सोर्स कर लो, हो जाएगा। सैलरी, पीजीपी, कैपिटल जितना कर सकते हो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आपकी प्रॉब्लम ये टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है टोटल इनका का वो कैसे अटेम्प्ट करिए देखो अगर सैलरी पीजीपी कैबिन आता है, हो जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो जैसे यारा पर मुझे हाउस प्रॉपर्टी आता है, मुझे अदर सोर्स आता है, मुझे डिडक्शन आता है, मुझे टीडीएस आता है, मुझे हाउस प्रॉपर्टी सैलरी सॉरी हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स आता है, मुझे थोड़ा बहुत सैलरी भी आता है। अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूँ तो स्टेप मार्किंग में आपको मिनिमम 5 से 7 मार्क्स तो मिल ही जाएँगे। तो आपको घबराने की जरूरत है क्योंकि ऐसे भी आपको सैलरी पीजीपी कैबिन आता नहीं, तो आप कर भी नहीं सकते, ठीक है? अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? सिंपल सी चीज़ है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन May 26 आरटीपी लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी करके जरूर जाना डीटी में। जीएसटी में आप May 25 से करना, डीटी में आप May 26 से लेके May 27 तक का May 26 के आरटीपी एमटीपी कर लेना और जीएसटी में May 25 से May 26 के आरटीपी एमटीपी कर लेना। ठीक है? अगर आपको थोड़ा एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो भैया आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लो। आपने लॉ अकाउंट्स में देख लिया, इसमें भी आपको करने जो 30-35 मार्क्स का आराम से लिस्ट से मैच कर जाएगा। ठीक है? बेस्ट बेस्ट तरीका क्या रिवीजन का वही बात है कि जो आपके नोट्स है ना उससे मल्टीप्लाई प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका फायदा होगा। अब आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या सिंपल सा है, आप ये डीटी के वीडियो देखो तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आपका डीटी स्ट्रांग हो सकता है किसी बच्चे का जीएसटी भी स्ट्रांग हो। अगर डीटी स्ट्रांग है तो डीटी से स्टार्ट करो, अगर आपका जीएसटी स्ट्रांग है तो जीएसटी स्टार्ट करो, जैसा आपको सही लगा उस हिसाब से। ठीक है? यहाँ पे मैं क्या एज़म्पशन से लेके चल रहा हूँ कि आपका डीटी स्ट्रांग है तो आपको डीटी से स्टार्ट करना चाहिए। जीएसटी की वीडियो अलग से आ जाएगी, वो वीडियो आप अलग से देख लेना। तो डीटी में मुझे क्या करना है सबसे पहले मैं क्या करूँगा
आज 4 से 5 घंटे लगा के अपना क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज़ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोले तो रेज़िडेंस स्टेटस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, लायबिलिटी और सेट ऑफ। आधा-आधा घंटे का चैप्टर है। सुबह उठूँगा, फिर क्लबिंग, डिडक्शन, रिटर्न चैप्टर रिवाइज़ करूँगा, सुबह 3 घंटे। फिर क्या करूँगा, फिर ड 2 घंटे लगा के दोबारा से रिवीजन करूँगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं चाहता हूँ कल 12:30 बजे तक ना तू 2 बार अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिवीजन कर ले। तो डीटी अच्छे से आता है। अगर तू डीटी में 35-40 तक टच कर जाता है और जिसमें तेरे 10 मार्क्स भी आते हैं, 15 मार्क्स भी आते हैं, तेरे 50% मार्क्स आ जाएँगे टैक्स में। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर ले। जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, पर जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। उसके बाद कल सुबह 12 बजे से लेके 5-6 घंटे मैं पूरा जीएसटी रिवाइज़ करूँगा। कौन जीएसटी में क्या स्पेशली जीएसटी की वीडियो आगे उसमें बता दूँ, पर यहाँ पे स्टिल बताता हूँ। आईटीसी, सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, सिम्पसन, फिर 2 होने लगेगा चार्ज ऑफ प्लेस। ये जो 6 चैप्टर बताए, 6 से 7 घंटे में विद कुछ-कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके और जो थ्योरी है वो रिवाइज़ करके मैं 7-8 बजे तक अपना जीएसटी रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद 3 घंटे लगा के जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जीएसटी में, सॉरी 9 बजे लेके 12-1 बजे तक जो मेरी रिमेनिंग चैप्टर्स है डीटी और जीएसटी में 4-5 घंटे वो रिवाइज़ करूँगा। फिर सुबह उठूँगा एग्ज़ाम वाले दिन, फिर जो ये चीज़ यहाँ पे रिवाइज़ करी थी ना, यहाँ पे दोबारा रिवीजन कर लूँगा। ये चीज़ हो जाएगी, फिर लास्ट के 3 घंटे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डीटी का और जीएसटी का, उसको दोबारा रिवाइज़ करके जाऊँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, उसको 3 रिवीजन करके जाओ। लॉ में भी तुम्हें फ़ायदा होता है, यहाँ पे भी। जो स्ट्रॉन्ग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि हो जाए। आज का पेपर आसान था इसलिए आप बच गए, पर मान लो टैक्स का पेपर लास्ट टाइम इतना टफ आ गया ना, तो तुम्हें ये नहीं होना चाहिए यार, जैसे रेजिडेंस का क्वेश्चन आ गया था, एचयूएफ का आ गया था और एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन आ गया था, तो आप घबरा गए होगे। क्यों? आपने तो रिवीजन ही नहीं करी ना रेजिडेंस का, आपको आता है छोड़ो। वही जिस बच्चे ने अच्छे से रिवीजन की होगी, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना बेटा वो कर ले, तेरा काम बन जाएगा। ये जो शेड्यूल है, आप अपने हिसाब से ऊपर-नीचे कर सकते हैं। ये चीज़ मैं फाइनल नोट में डाल दी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। भैया लास्ट लास्ट 2 पेपर आपने देख ही लिए, लास्ट 3 अटेम्प्ट का मैंने यहाँ पे लिस्ट डाल दिया, आप जाकर चेक कर सकते हो कितना मैच किया, ठीक है। डीटी की लिस्ट में कितने क्वेश्चन टोटल हमें 30 क्वेश्चन दिए, 30 क्वेश्चन दिए, साथ में हर चैप्टर वाइज़ 4-5 स्टडी मेल के अलग से क्वेश्चन मेंशन कर दिए। ये 30 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे ना बेटा, विथ अपने नोट्स को एक बार रिवीजन करके, साथ में 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन आप 4 घंटे बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हो। कुछ-कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन अलग से मेंशन कर दिए, 4-5 क्वेश्चन चैप्टर वाइज़ मेंशन कर दिए, वो आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, बस उसको ऊपर से देख लो। ये 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, साथ में अपने नोट्स को 2 बार रिवीजन कर लोगे, मक्खन की तरह पेपर जाएगा, मक्खन की तरह पेपर जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी मानना ना मानना। सेम जीएसटी में भी हमने क्या किया, टोटल 42 क्वेश्चन दिए, जिसमें से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए, 22 क्वेश्चन थ्योरी के दिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, एक बार थ्योरी का क्वेश्चन रीड कर लो, फिर अपने जीएसटी के नोट्स रिवाइज़ कर लो। 4 घंटे में तेरा जीएसटी भी खत्म। उसके बाद तू 4-5 घंटे अपने नोट्स को रिवाइज़ कर। जितने क्वेश्चन तू खुद प्रैक्टिस करके जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। अब ये थी पेड लिस्ट, ठीक है? अब पेड लिस्ट लेने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ, बार-बार एक चीज़ बता देता हूँ। अगर तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ बेटा लिस्ट मत लेना। पहले ही बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड हो नहीं सकती है, तो आप पीडीएफ को देख भी नहीं सकते हो। अगर आपको फ़ोन में या लैपटॉप में पढ़ने में दिक्कत है, तो भी मत लेना, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो भी मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तू ले लेगा, फिर लिस्ट मैच नहीं करेगी, तो आखिर होगा, फिर तेरे पैसे भी वेस्ट होंगे, फिर तुम इससे 2-4 बातें भी सुन के जाएगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसे फालतू में सुना के जाता है, मैं भी सुना के जाता हूँ। मैं वैसा नहीं, अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। अगर तू अफ़ोर्ड नहीं करता, तो लेनी ही चाहिए, ठीक है? टाइम पास के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, तो मत ले, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर तू लैपटॉप में पढ़ने में दिक्कत है, अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या टाइम पास के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, तब मत लेना। तुझे कब लेना कि मेरे भैया कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से आते हैं, अब मुझे सिर्फ अगले डेढ़ दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मैं अपने नोट्स पढ़ूँगा और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलूँगा, ताकि मेरा डायरेक्शन क्लियर हो, तभी तू लिस्ट लेना, बाकी मत लेना, ठीक है? साथ में हमने एक 20 मिनट का प्री रिव्यू डाल दिया है अपनी वेबसाइट पे जाओगे तो थोड़ा ऊपर-नीचे स्क्रॉल कर लेना वेबसाइट को, उसमें प्री रिव्यू दिख जाएगा आपको वेबसाइट का, वो देख लेना। वो चीज़ देख लेना, आपको लगता है कि लिस्ट जेन्युइन है, तभी लेना, वरना मत लेना। अब आता है फ्री लिस्ट में क्या-क्या हम ना स्टडी मेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे देंगे, चाहे आपका डीटी हो, चाहे जीएसटी हो। इस लिस्ट के साथ आपको क्या करना है, बस आपको जो लेटेस्ट आरटीपी, एमटीपी है ना बेटा, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ मैं, मॉडल टेस्ट पेपर। अगर आप साइट पे जाओगे ना ऐसे के, तो वहाँ पे आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिखेगा, उसके क्वेश्चन कर लेना, स्टडी मेल के क्वेश्चन कर लेना और आरटीपी, एमटीपी और मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन कर लेना। तो डीटी में फ्री लिस्ट से भी 25-30 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर जाएगा। अब पेड वाली लिस्ट को तो मैं आराम से कह रहा हूँ कि तो आराम से 40 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर जाएगा पेड लिस्ट में, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसमें तू कह 25 तो लगा ले, आराम से तेरे मार्क्स मैच कर जाएँगे, ठीक है? ये थी डीटी की वीडियो। हाँ, ये मिलेगी कैसे बताता हूँ। इस वीडियो को लाइक करना है, जैसे लॉ में कहता है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है वीडियो का फेवरेट पार्ट। उसके बाद ये तीनों स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप चैनल, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9667109525 मुझे व्हाट्सएप कर देना, तुझे फ्री लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद तेरे ऊपर डिपेंड करता है तू कितना मेहनत करता है, कितना नहीं, ठीक है? बाकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपनी भावनाएँ, लॉ की और अकाउंट्स की जो भी भावनाएँ थी, वो अपने कमेंट के फेवरेट पार्ट में हम डाल देना। थैंक यू सो मच, एंड आपका टैक्स पेपर बहुत अच्छा जाए और आपका ग्रुप फॉर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज़।